आप ये पहला वीडियो देखिए। अब इसके बाद ये दूसरा, और ये तीसरा। आपने 3 वीडियो देखे। इन तीनों वीडियो में 2 चीज़ कॉमन थी। पहला कि ये सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे, और दूसरा कि इसमें यंग जनरेशन के जो बच्चे हैं, युवा जो पीढ़ी है, उनके वीडियोस जो आपने देखे वो किसी न किसी दिल की बीमारी से जुड़े हुए थे। सडन कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक, इस तरह के केसेस आजकल युवाओं में बहुत बढ़ रहे हैं। ये केसेस चिंता बढ़ाते हैं और इस तरफ भी इशारा करते हैं कि हम अपनी सेहत को लेकर कितने सजग हैं, खासकर अपने दिल की सेहत को लेकर, जिसकी बातें युवा करते तो बहुत हैं, दिल धड़कने से लेकर दिल टूटने तक, लेकिन दिल के दौरे पर कौन और कितना गंभीर है। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ आज मौजूद है पद्म भूषण डॉक्टर टी.एस. क्लेयर। स्वागत है सर आपका। शुक्रिया। सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि दिल क्या है और ये क्यों इतना अहम है हमारे लिए। देखिए, जो हार्ट है हमारा, दिल है, इट इज़ बेसिकली पंपिंग चेम्बर होती है, से इट्स ए पंप। इसका काम है कि सारी बॉडी को ब्लड भेजना है, सारे टिश्यूज़ को। सो ब्लड में ही सारी न्यूट्रिशन जाती है। सो इसके 2 सिस्टम हैं। एक तो ब्लड जो जिन नाड़ियों से वापस आता है हार्ट को, उनको वेन्स कहते हैं, जिसमें कि ब्लू ब्लड होता है, जिसमें ऑक्सीजन निकली होती है, डीऑक्सीजनेटेड। वो राइट वेंट्रिकल में जाता है, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाता है, फिर राइट वेंट्रिकल से वो ब्लड फेफड़े में जाता है। फेफड़े में ऑक्सीजन मिलती है उसको, तो ऑक्सीजन ब्लड के साथ मिक्स हो जाती है और फिर ब्लड वो रेड हो जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, फिर देयर आर 4 पल्मोनरी वेन्स, 2 राइट की 2 लेफ्ट की। ये लेफ्ट एट्रियम में ब्लड को ले जाती हैं। लेफ्ट एट्रियम से ब्लड जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल पंप है, इसको पंप करके थ्रू मेजर जो आर्टरी होती है हमारी एओर्टा, उसके थ्रू सारे जिस्म को ब्लड पहुंचाता है। सो प्राइमरली इट इज़ ए पंप। इसका काम है पंपिंग करना एनफ ब्लड। और जो भी हार्ट की तकलीफ़ें होती हैं, जब किसी तरह से इस पंप में डिफेक्ट आता है, फिर हार्ट की प्रॉब्लम शुरू होती है। जी। तो डॉक्टर, हमने बात की अभी कुछ देर पहले ही युवाओं में होने वाले दिल के दौरों, कार्डियक अरेस्ट के बारे में। एक टाइम था जब माना जाता था कि दिल से जुड़ी हुई जो बीमारियां हैं वो तो बुढ़ापे में ही होती हैं। क्या रीज़न है, ऐसी कौन सी गलती हम लाइफस्टाइल में कर रहे हैं, या क्या हो रहा है कि युवाओं को भी हार्ट अटैक हो रहे हैं? आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। जब हम मेडिकल स्टूडेंट थे तब कभी सोचते नहीं थे कि 50 साल के नीचे या 55 के नीचे किसी को हार्ट की प्रॉब्लम होगी, पर्टिकुलरली लेडीज़ को तो बिल्कुल नहीं सोचते थे। लेकिन आज की पिछले 15 साल में बहुत तब्दीली आई है और ज़्यादा यंग लोगों को हार्ट की बीमारी हुई है, हार्ट अटैक आ रहे हैं। देखो, इसका जो एग्जैक्ट कारण तो हमें भी नहीं पता, लेकिन कुछ कारण क्लियर हैं। जैसे कि सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है अनहेल्दी लाइफस्टाइल। अनहेल्दी लाइफस्टाइल कहने का मतलब क्या है कि उनका खान पीन ठीक नहीं है। जैसे हमारे आर्टिफिशियल फूड अवेलेबल है, जैसे फॉर एग्जांपल पिज़्ज़ा है, केंटकी फ्राइड चिकन है, या जो भी ये फूड है हमारी, विच इज़ रिच इन कैलोरीज, रिच इन फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट भी अनहेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स। और एक तो ये कंपोनेंट है। दूसरा कंपोनेंट है कि स्मोकिंग का इंसिडेंस भी बढ़ा है यंगर जनरेशन में। अब यंगर जनरेशन भी 2 तरह के स्मोकर हैं। एक तो कॉलेज में शुरू कर देते हैं, और दूसरा अपने साथियों को देख देख के, या कि ये बड़ापन शो करने के लिए, लगने के लिए भी, हाँ। राइट। यहाँ तक कि दुख की बात है कि आजकल कॉलेज की लड़कियाँ बहुत स्मोक करने शुरू कर दिया उन्होंने। मतलब ये एक मैटर ऑफ प्राइड समझते हैं स्टूडेंट, ये नहीं समझते कि इससे कितना नुकसान होगा फ्यूचर में। अगर आदमी कोई एक चीज़ अपनी सेहत के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए गलत कर सकता है, वो स्मोकिंग है। क्योंकि स्मोकिंग से बहुत नुकसान है। हार्ट की बीमारी होती है, कैंसर होता है, ओरल कैंसर होता है,
फेफड़ा खराब हो जाता है। सो नुकसान ही नुकसान है। आपने स्मोकिंग के लिए एकदम से कहा है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। आप आसान शब्दों में ये समझा सकते हैं कि जब आप स्मोक करते हैं, वो धुआं आपके अंदर जाता है, तो वो किस तरह से आपके शरीर पर असर करता है? देखो, उसमें निकोटीन मेन सब्सटेंस है जो कि बॉडी को नुकसान करता है, लेकिन और भी स्मोक में और भी केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो कि बॉडी का नुकसान करते हैं। जो वो सब्सटेंसेस होते हैं वो पहले तो फेफड़े के जाते हैं, फेफड़े से कुछ ऑब्जॉर्ब हो जाते हैं ब्लड में, फिर वो सारी बॉडी में जाके इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन शुरू करते हैं। और जो भी हमारे जो सेल्स हैं बॉडी के, अगर उनको कोई टॉक्सिक सब्सटेंस का एक्सपोजर हो, फॉर एग्जांपल जैसे जो लोग शराब पीते हैं तो वो लिवर के जो सेल्स हैं उन पे टॉक्सिक इफेक्ट है, तो वो इसलिए उनका लिवर के जो सेल हैं वो मर जाते हैं, फिर सिरोसिस हो जाता है, फिर वही लोगों को कैंसर हो जाता है। ऐसे ही स्मोक के जो कंपोनेंट है ना वो बहुत टॉक्सिक हैं। दे आर कॉल्ड ऑक्सीडेंट्स। वो ऑक्सीडेंट्स हैं वो के जो कि सेल का नुकसान करते हैं। सेलुलर लेवल पे जब नुकसान होता है, जैसे सेल डिवीजन होती है, वो सेल डिवीजन अबनॉर्मल हो जाती है, दैट इज हाउ कैंसर डेवलप्स। अच्छा, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं क्योंकि जो ब्लू ब्लड आपका आया है वो हार्ट के थ्रू लंग्स में जा रहा है, वहाँ से वो ऑक्सीजन लेकर फिर रेड ब्लड मतलब क्लीन ब्लड की तरफ जा रहा है आपके शरीर में, लेकिन वहाँ आपने स्मोक करके पहले से ही कुछ टॉक्सिन्स रखे हैं। तो अगर ब्लड में जो हमारा ब्लड है, फॉर एग्जांपल ब्लड सारे टिश्यू को जाएगा, सारे ईच सेल इज गिवन न्यूट्रिशन बाय दी ब्लड। अगर ब्लड में टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं तो टिश्यूज में जाएंगे, टिश्यू में जाओगे तो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन करेंगे और उनका डैमेज करेंगे। ठीक। आपने बात की अनहेल्दी कार्ब्स की, तो कार्ब्स तो एक ऐसी चीज़ है जो कहते हैं कि आप अगर जिम जा रहे हैं या आप डाइटिंग पे शुरू हो रहे तो कार्ब्स आप लें, तो अनहेल्दी कार्ब्स कौन से? बात यह है कि हम बोलते हैं ग्लाइसीमिक कोशेंट, जो भी हम रिफाइंड शुगर अगर खाते हैं, जैसे चीनी है या गुलाब जामुन है, कोई भी रिफाइंड शुगर है, वो स्टमक से बहुत जल्दी अब्जॉर्ब होते हैं, तो उनकी जो ब्लड शुगर की पीक है इट इज़ वेरी फास्ट। अगर ब्लड शुगर की पीक फास्ट जाएगी तो फिर इंसुलिन प्रोडक्शन होएगी। सो इट्स ए विशियस साइकिल, मोर ऑफ ब्लड शुगर, मोर ऑफ इंसुलिन, एंड दिस सर्किट कंटिन्यूज। तो पहली बात तो यह है कि हिंदुस्तान के जो लोगों को कार्बोहाइड्रेट कंपोनेंट ज़्यादा है, प्रोटीन कंपोनेंट कम है, तो हमें प्रोटीन कंपोनेंट बढ़ाना चाहिए। रफली जैसे 40% ऑफ द कैलोरी, 35 to 40% कैलोरी शुड कम फ्रॉम प्रोटीन, अराउंड 40% कम, 35% और सो शुड कम फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स, देन 20-25% शुड कम फ्रॉम दी फैट्स। सो कार्बोहाइड्रेट में भी हमारी जो रिकमेंडेशन है, पहले तो कार्बोहाइड्रेट कम खाइए, दूसरा कॉम्प्लेक्स, जैसे फॉर एग्जांपल बाजरे की रोटी अगर खाते हो तो वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, वो ऑब्जॉर्ब धीरे धीरे होगा, तो उसका जो इफेक्ट है बॉडी पे वो इतना गलत नहीं है जितना कि रिफाइंड शुगर। एकदम से स्पाइक नहीं होना चाहिए, एकदम से कोई मतलब कोई भी, जैसे रिफाइंड शुगर है, ब्रेड जैसे वाइट ब्रेड है, हम ब्रेड खाते हैं, ब्राउन ब्रेड इज बेटर देन वाइट ब्रेड। सो मेक राइस में, राइस आल्सो, राइस भी जैसे होल ग्रेन अगर लेते हैं तो बेटर है। जो रिफाइंड राइस है, जो उसके छिलका उतारा होता है, वो गड़बड़ है, तो आपने एक कोलेस्ट्रॉल जो होता है ना, उसको लेकर जब भी दिल की बात होती है सबसे पहला शब्द आता है कि कोलेस्ट्रॉल आपका ज़्यादा है, कम है। कोलेस्ट्रॉल किस तरह से आपके दिल की ऐसे है। पहली बात तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो हार्ट की बीमारी है जिसको कि हम कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ कहते हैं, कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ वो बीमारी है जिसमें कि हार्ट वाली नाड़ियाँ जो हार्ट को सप्लाई करती हैं उसमें ब्लॉकेज आते हैं। वैसे ये डिजीज़ का नाम टेक्निकली एथेरोस्क्लेरोसिस है, ये तो सारे बॉडी के जो आर्टरीज हैं उनमें डिपॉजिट होता है। अगर हार्ट वाली में होगा तो हार्ट की प्रॉब्लम करेगी, हार्ट वाली नाड़ी को बोलते हैं कॉर्नरी आर्टरीज। अगर ब्रेन वाली है तो उनको सेरिब्रल आर्टरी कहते हैं, तो उसमें स्ट्रोक होएगा। आँख वाली नाड़ी में प्रॉब्लम आती है तो ब्लाइंडनेस होएगी। अगर किडनी वाली में वो ब्लॉकेज आते हैं तो धीरे धीरे किडनी डैमेज करके किडनी फेलियर हो जाएगा, फिर डायलिसिस पे जाना पड़ेगा, ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। ऐसे ही अगर हमारी टांगों वाली नाड़ियों में ब्लॉकेज आ जाते हैं तो चलना फिरना मुश्किल होता है, कई बार एम्पुटेशन करनी पड़ती है। सो ये जो एथेरोस्क्लेरोसिस की डिजीज़ है ये तो सारी बॉडी में है। इससे पैन आर्टीरियल सिस्टम इज इन्वॉल्व।
लेकिन सबसे ज़्यादा खतरनाक हार्ट है, क्योंकि हार्ट में तो मर सकता है बंदा, राइट। एक ही हार्ट है, हाँ। दो तो हार्ट है नहीं। हाँ। सो इसमें जो डिपॉजिट होते हैं उनके जो एग्जैक्ट रीजंस हैं 100% तो नहीं पता हमें, लेकिन जो मेन रिस्क फैक्टर हैं उसको हम मेजर और माइनर में डिवाइड करते हैं। मेजर स्मोकिंग, ब्लड प्रेशर की बीमारी, डायबिटीज़ की बीमारी, और बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल। और कोलेस्ट्रॉल में भी बैड कोलेस्ट्रॉल जिसको हम एलडीएल कहते हैं। अब आपने ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा पूछा, जो कोलेस्ट्रॉल बनता क्यों है बॉडी से। देखो, ये कोलेस्ट्रॉल जो है ये भी एक तरह का फैट है। इसका ऐसा नहीं कि इसका कोई रोल नहीं है, इसके कुछ रोल हैं। जैसे अगर एक कोलेस्ट्रॉल है एचडीएल कहते हैं, वो प्रोटेक्टिव है, जितना ज़्यादा एचडीएल होगा उतना बीमारी कम होगी। एलडीएल जो है वो हार्मफुल कोलेस्ट्रॉल है। ये जो कोलेस्ट्रॉल का बल्कि जो आपकी बॉडी की जो परसेंटेज है वो डिपेंड करती है ऑलमोस्ट लाइक 80% डिपेंड करती है आपकी जीन्स पे, 20% डिपेंड करती है आपकी खान पीन पर और एक्सरसाइज से। जैसे कई लोगों की फैमिली में ये प्रॉब्लम है, एलडीएल ज़्यादा है, उसको हम बोलते हैं फैमिलियल हाइपरलिपिडीमिया। लेकिन अगर हम खान पान ठीक करें, एक्सरसाइज ठीक करें, तो कम से कम नहीं तो 25-30% उसको कम कर सकते हैं। किया जा सकता है। हम बात कर रहे हैं कोलेस्ट्रॉल की, और आपने कहा कि नॉर्मल से ज़्यादा होता है, तो नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल का लेवल क्या होता है? राइट, वेरी गुड क्वेश्चन। जो हमारी आजकल की जो रिकमेंडेशंस हैं, जिन लोगों को हार्ट की कोई बीमारी नहीं है, हम चाहते हैं उनका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल 100 से नीचे रहे। जी। तो ये हमारा टारगेट है। जिनको हार्ट की बीमारी हो चुकी, जिसके कुछ स्टेंट लग गया या कुछ की बाईपास होगी, उसका हम कोलेस्ट्रॉल चाहते हैं कि 60 से नीचे रहे। अच्छा, सीधा 40 का इसमें। राइट। और कई लोगों को हम बोलते हैं हाई रिस्क इंडिविजुअल। जैसे किसी को 30 साल की बीमारी में हार्ट अटैक हो गया, उसकी फैमिली में भी हिस्ट्री है, वो स्मोकर भी है, उनको डायबिटीज़ भी है, उनको हम बोलते हैं हाई रिस्क इंडिविजुअल। उनमें तो हम आजकल की रिकमेंडेशन है कि कोलेस्ट्रॉल उनका 50 से नीचे रखना है। तो ये तो हुआ कोलेस्ट्रॉल। इसके अलावा और कौन सी चीज़ें हैं जो आपके दिल के लिए खतरनाक? जैसे स्मोकिंग मेजर रीजन है, जीरो स्मोकिंग, मतलब इसमें कोई भी हुक्का बीड़ी सब नुकसानदायक है। यहाँ तक कि इनएक्टिव स्मोकिंग, कि आपका पार्टनर स्मोक करता है, वो भी आपको नुकसान देता है। फिर है डायबिटीज़, बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है डायबिटीज़ में। बल्कि डायबिटीज़ वाले मरीजों को तो 70-80% चांस है कि उनको हार्ट की ये प्रॉब्लम हो जाएगी। 80% of the deaths in diabetes occur because of cardiovascular reasons, ultimately. 80%. So diabetes makes a very big risk factor of development of heart disease. So उसका क्या करना है? Again, healthy lifestyle, adoption, अपना weight should be under control. Now what is a good weight? Good weight is formula, rough formula ये है कि आपकी height in centimeters -100. जैसे अगर आप समझो 160 सेंटीमीटर आपकी हाइट है, तो आपका मैक्सिमम वेट 60 किलोग्राम होना चाहिए, मैक्सिमम। बल्कि 2 किलो कम हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आप पार्टी भी खाने कभी जाना पड़ेगा ना, तो वो गेन होगा, तो गेन हो जाए। सो वेट, नॉट ओनली वेट, पेट भी इम्पोर्टेंट है। इसको गर्थ कहते हैं, एब्डोमिनल गर्थ। अगर हम अम्बलाइकस के लेवल पे इसका मेजर करें, जो रिकमेंडेशन है उसमें यह है कि मेल्स में इट शुड बी लेस देन 90 सेंटीमीटर्स, डिस्पाइट ऑफ के हाइट कितनी है और क्या। राइट, सभी के लिए, या सभी के ज़्यादा लिए नहीं होना चाहिए। इट शुड बी बिलो 95 सेंटीमीटर्स इन मैन, बिलो 85 सेंटीमीटर्स इन फीमेल्स। क्योंकि अगर वेट भी आपका ठीक है, लेकिन आपका टम्मी बाहर को आ रहा है, वो भी एक एडिशनल रिस्क फैक्टर है। सो लेट्स सर्वाइव, वेट ठीक करिए, अपना एब्डोमिनल गर्थ को ठीक करिए। ये एब्डोमिनल गर्थ को ठीक करना इतना आसान नहीं है, इसके लिए आपको स्पेसिफिक पेट की एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। वेट सिर्फ कम खाने से पेट नहीं जाता, इट्स नॉट इजी। एब्डोमिनल मसल की एक्सरसाइज करनी पड़ेगी अपार्ट फ्रॉम द डाइटरी मैनिपुलेशन। जैसे कपाल भाती करते हैं, वो अच्छी चीज़ है इसके लिए। फिर है, अगर आपको डायबिटीज़ है तो पहले तो आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करिए। अगर फिर भी डायबिटीज़ ज़्यादा शुगर कंट्रोल में नहीं है, फिर आपको दवाई खानी पड़ेगी। सो गुड कंट्रोल क्या है डायबिटीज? गुड कंट्रोल इज कि हीमोग्लोबिन A1C शुड बी बिटवीन 6 and 7। ये एक ब्लड का टेस्ट है, हीमोग्लोबिन A1C। ये बताता है कि पिछले 3 महीने में आपका एवरेज ब्लड शुगर कितना रहा। तो हमारा टारगेट है 6 और 7 के बीच रखना। ऐसे ही ब्लड प्रेशर
फर्स्ट अटेम्प्ट विल बी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, साल्ट कम खाइए, एक्सरसाइज करिए, बेटर इज टू डू मेडिकेशन, और अपना दिमाग ठंडा रखिए, इट्स पॉसिबल। सो ये चीज़ें अगर आदमी का दिमाग ठंडा रहता है तो उसका बीपी कम आएगा, ऑब्वियस। लेकिन अगर फिर भी ज़्यादा है फिर हमें दवाई खाने की ज़रूरत है। तो WHO का जो टारगेट है अभी, वी नीड टू कीप आवर ब्लड प्रेशर बिलो 130/80। 130/80 ऊपर वाला 130 से कम, नीचे वाला डायस्टोल 80 से नीचे। और कई लोग बड़े हैरान हो, बड़े उनको परेशानी हो जाती है, मेरा बीच में जी 150 आ गया। अगर 90% रीडिंग अंदर आती है तो ठीक है, क्योंकि 10% रीडिंग ऊपर आएंगी कभी ना कभी, टेंशन हो गई या कुछ हो गया। सो वी हैव टू सी कि एवरेज जो बीपी है कितना रहता है। सो दैट इज ब्लड प्रेशर कंट्रोल। देन रेगुलर एक्सरसाइज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 40-45 मिनट्स। कोई भी मॉडरेट एक्सरसाइज, हम हार्ट की बीमारी को प्रिवेंट करने के लिए ये नहीं कहते कि आप पहाड़ों पे चढ़ो या सीवियर एक्सरसाइज करो। एक्चुअली हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज कैन बी हार्मफुल फॉर हार्ट। सो मॉडरेट एक्सरसाइज, वॉकिंग है, गेम खेलनी है, स्विमिंग है, साइकिलिंग है, और वो 10,000 स्टेप्स भी हैं। कोई या 10,000 स्टेप मीन्स वही, अगर आप वॉकिंग करते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप वॉकिंग नहीं करते, स्विमिंग करते हो, तो यू कैन डू 30-40 मिनट्स ऑफ स्विमिंग और साइकिलिंग, कोई भी कर लो। प्राइमरली यू हैव टू डू सम एक्सरसाइज, इफ नॉट डेली एटलीस्ट 5 days ए वीक। मैं तो लोगों को ये कहता हूँ कि जो एक्सरसाइज है वो आपको अपना एक पैशन बनाना चाहिए। अगर ज़िंदगी में एक एडिक्शन करनी है तो यू शुड बी एडिक्टेड टू एक्सरसाइज। इसकी बजाय कि आप अल्कोहल या ओपीएम या कुछ और खाओ, वन शुड बी एडिक्टेड टू एक्सरसाइज। एक बार एक्सरसाइज से एडिक्शन हो जाती है, ऑटोमेटिकली बंदा जाता है एक्सरसाइज करने के लिए। सो दैट्स एक्सरसाइज। देयर इज अ लॉट ऑफ रोल ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट। क्योंकि स्ट्रेस इज वेरी डिफिकल्ट टू मेजर कि कितनी स्ट्रेस है और उसका डायरेक्टली इफेक्ट कितना है। पर इसमें कोई डाउट नहीं है कि स्ट्रेस तो सारी बॉडी को नुकसान करता है, हार्ट को ज़्यादा करता है। तो ये भी हमें क्लियर है कि स्ट्रेस कम नहीं होने वाला दुनिया में। जैसे जैसे डेवलपमेंट हुई है, स्ट्रेस बढ़ा है, बल्कि स्ट्रेस बढ़ी है। सो स्ट्रेस कम नहीं कर सकते हम। क्या कर सकते हैं? वी नीड टू लर्न हाउ टू डील विथ स्ट्रेस। मैनेजमेंट स्ट्रेस की बहुत ज़रूरी है। तो ये बहुत लंबा टॉपिक है, हालांकि आई एम वेरी पैशनेट अबाउट टीचिंग अबाउट पीपल हाउ टू अवॉइड स्ट्रेस एंड आई कैन टीच दैट। लेकिन बहुत लंबा टॉपिक है, ये शायद आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन कोई भी चीज़ आपको रिलैक्सेशन देती है, लेकिन जैसे मंदिर में जाके आपको शांति मिलती है तो जाओ। अगर आपको दोस्तों के साथ बैठ के गप मार के मज़ा आता है, करो। डांस करके मज़ा आता है तो करो। पर यहाँ पे यूथ क्या करती है ना कि हमें स्मोकिंग करके हमारा स्ट्रेस जो है जो कम होता है, वो बड़ी गलत है। तो वो वहाँ गड़बड़, वो बड़ी गलत है। सो देयर आर वेज टू डिक्रीज सक्सेस, पॉजिटिव वेज, राइट। और दूसरा बात यह है कि पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए इंसान को। जैसे फॉर एग्जांपल आप जा रहे हो, फ्लाइट लेनी है, तो आप थोड़ा लेट हो, तो मैंने देखा बहुत सारे लोग क्या करेंगे, बार बार घड़ी को देखेंगे, ड्राइवर को तेज चला। तो मैं कहता हूँ भैया फ्लाइट ही चले जाएगी, या मर तो नहीं जाओगे, जाने दो। मैं कभी परवाह नहीं करता, कभी टेंशन नहीं लेता, चाहे मैं जितना मर्जी लेट हूँ। और उसके बाद भी मैंने ज़िंदगी में हज़ारों फ्लाइट ली हैं, मेरे ख्याल ज़्यादा 5-7 बार मेरी फ़्लाइट छूटी है, क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक। डॉक्टर, आपने बहुत सारी बातें इस दौरान की, आपने बीपी की बात की, एक्सरसाइज, आपने कहा कि एक्सरसाइज के लिए एडिक्शन होना चाहिए। वही यूथ जो एडिक्टेड है, जो रोज़ अपने सारे काम करके टाइम निकाल कर जिम जा रही है कि मुझे फिट रहना है, ऑल ऑफ अ सडन कार्डियक अरेस्ट हो रहे हैं उनको, तो क्या रीज़न है? क्या कुछ ऐसी प्रिकॉशंस हैं जो अगर आप जिम जा रहे हैं तो आपको अपने दिल के लिए बरतने ज़रूरी हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है, क्योंकि बहुत सारे आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा, कोई यंग एक्टर की डेथ होगी, कोई यंग 25 साल के लड़के की डेथ होगी। अब व्हेन वी टॉक अबाउट सडन डेथ मीन्स डेथ विद इन 1 hour ऑफ ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स। सडन डेथ का ये मतलब नहीं होता कि हमेशा हार्ट अटैक है, ये लोगों में बड़ी मिसकंसेप्शन है। सडन डेथ क्यों होती है? सडन डेथ तब होती है जब बेसिकली कार्डियक अरेस्ट होता है। कार्डियक अरेस्ट हार्ट अटैक की वजह से भी हो सकता है, लेकिन कार्डियक अरेस्ट के और भी बहुत रीज़न हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर किसी को पहले ही हार्ट में कोई डैमेज है, हार्ट अटैक था, उसकी पंपिंग कैपेसिटी कम है, ऐसे लोगों को कार्डियक अरेस्ट होने के बाकी लोगों के मुकाबले बहुत ज़्यादा चांस है।
उस वक्त वो हार्ट अटैक नहीं था, वो रिदम की प्रॉब्लम थी हार्ट की। वी कॉल इट टेक्निकली वी कॉल इट वेंटिकुलर टैकीकार्डिया और वेंटिकुलर फिब्रिलेशन। दूसरा जो ये यंग लोग हैं कुछ ऐसी बीमारियां हैं जेनेटिकली जो कि यंग लोगों में होती हैं, और यंग लोग उसकी वजह से उनको कार्डियक अरेस्ट होता है, पर्टिकुलरली अगर वो एक्सरसाइज करें ज़्यादा। जैसे एक बीमारी है जिसमें हार्ट का मसल थिक हो जाता है, उसको बोलते हैं हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी। दूसरी बीमारी है उसको बोलते हैं क्यूटी प्रोलॉन्गेशन। उसमें क्या होता है? उसमें ईसीजी में एबनॉर्मलिटी होती है लेकिन हार्ट एको नॉर्मल होती है। तीसरी बीमारी है ARVD, अरिथमोजेनिक राइट वेंट्रिकुलर डिस्प्लेसिया। ऐसे लोगों को पता नहीं होता कि मेरे को बीमारी है, पर ये लोग अगर हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करें इनको कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। सो मेरी एडवाइस ये है कि जो लोग हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करना चाहते हैं, पहली बात तो ये है कि इट शुड बी ग्रेडेड मैनर, इट शुड बी इंक्रीज ग्रेडेड। पहले दिन ही नहीं आपने भाई अपने 1 घंटा ट्रेडमिल कर ली, वो गलत है। तो यू शुड स्टार्ट एट ए लो लेवल, वीकली थोड़ा थोड़ा बढ़ाना चाहिए, फिर आपको हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करनी है। दूसरा, जो लोग हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करना चाहते हैं, यंग पीपल, जैसे माउंटेनिंग करनी है, उन्होंने मैराथन्स करनी है, फुटबॉल के प्लेयर बनना है, उनके लिए तो मैं एडवाइस करूंगा कि उनको ECG और एको जरूर कराना चाहिए। क्योंकि ये जो बीमारियां हैं जो मैं कहा है कंजेनिटल और हेरिडिटरी प्रॉब्लम्स, ये ECG और एको से पता चल सकती हैं, ये ज़रूरी है। हालांकि even young people lot of deaths occur because they have a heart attack, लेकिन ये चीज़ें लोगों को नहीं पता, क्योंकि लोग तो समझते हैं हार्ट अटैक हुआ, उनको ये इन चीज़ों के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। तो क्या कुछ ऐसे टेस्ट भी हैं, क्योंकि हम BP रेगुलर चेक करते रहते हैं और भी बहुत सारे ऐसे टेस्ट होते हैं जो आप अपनी हेल्थ के लिए कराते ही रहते हैं काफ़ी सारे, तो क्या कुछ ऐसे टेस्ट भी हैं जो हमें अपने रेगुलर जो आप हर 6 महीने में या साल में करा रहे हैं उनमें ऐड करने चाहिए, ताकि आप देख पाएं कि आपकी हार्ट हेल्थ कैसी है? जो रेगुलर चेकअप हम कराते हैं लोगों के हार्ट के लिए पर्टिकुलरली, हम तो चाहते हैं कि रेगुलर चेकअप शुड स्टार्ट एट द एज ऑफ 25। अभी इतना लो आ गया है कि 25 पे करना चाहिए, लेकिन किस उम्र में कितने कितने टेस्ट करने हैं वो वेरी करेंगे। जैसे 25 की उम्र में मैं उनका ब्लड शुगर कराऊंगा, कोलेस्ट्रॉल कराऊंगा, हो सकता है मैं ECG एको वगैरह नहीं कराऊंगा अगर सिम्टम नहीं है। 35 पे कुछ टेस्ट और ऐड हो जाएंगे। अगर कोई 35 के कहता है डायबिटीज़ है मेरे को, तो मैं उसका जरूर एक्सरसाइज टेस्ट कराऊंगा, TMT कराऊंगा। फैमिली में रिस्क है नहीं है, सो इट डिपेंड्स अपॉन दी ओवरऑल रिस्क ऑफ दैट पर्सन, उसके लिए हम टेस्ट डिवाइस करते हैं। बट प्राइमरली लोगों को एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि अगर किसी पेशेंट की, किसी बंदे की ECG नॉर्मल है, इसका मतलब ये नहीं कि उसको हार्ट की बीमारी नहीं है। ये टोटली गलत कंसेप्ट है कि मेरी ECG नॉर्मल है, क्योंकि ECG तब तक नॉर्मल रहती है जब तक हार्ट अटैक नहीं हो जाता। ECG ये नहीं बता सकती कि हार्ट वाली नाड़ियों में ब्लॉकेज है कि नहीं। तो उसके तो एक तो हम हिस्ट्री से पता करते हैं कि भी चलने में कोई सांस फूलता है, चेस्ट पेन होती है, या फिर उनका हम ऑब्जेक्टिवली टेस्ट करते हैं, जैसे TMT करते हैं या स्ट्रेस एको करते हैं, जिनमें हमें लगे कि इनमें नाड़ियों की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, उनकी हम कॉरोनरी एंजियोग्राफी करते हैं। फाइनल जो टेस्ट है हार्ट वाली नाड़ियों के ब्लॉकेज का, वो है कॉरोनरी एंजियोग्राफी, जो कि 100% बताती है कि आपके ब्लॉकेज हैं या नहीं है। ठीक है, हम स्मोकर्स की बात कर रहे थे। एक मेरे पास सवाल आया था कि स्मोकर्स में क्या चेस्ट पेन होना नॉर्मल है, क्योंकि वो इतनी स्मोकिंग कर रहे हैं, तो चेस्ट पेन तो उनके लिए नॉर्मल? राइट, ऐसे है कि चेस्ट पेन के 100 कारण हो सकते हैं। पहली बात तो ये, चेस्ट पेन का मतलब नहीं कि हार्ट की पेन है। चेस्ट में हार्ट की पेन हो सकती है, लंग की इन्फेक्शन हो सकती है, प्लूराइटिस हो सकता है, मसल की पेन हो सकती है। पर ये कहना कि स्मोकर में चेस्ट पेन नॉर्मल है, वो गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन पेन किस किस्म की है उससे हमें पता चलता है कि पेन हार्ट की है या नॉन हार्ट की है। अगर मैं ब्रीफली बताऊँ आपको, एनी पेन, एनी डिस्कम्फर्ट, पेन हो चाहे डिस्कम्फर्ट हो, जहाँ बल्कि इसको बोलते हैं अच्छी फीलिंग ना हो, ये अगर फीलिंग सेंटर में है, इस बोन के पीछे है, और पर्टिकुलरली एक्टिविटी पे आती है, जैसे अगर कोई कहता है जी मैं जब चलता हूँ तो मेरे को यहाँ कुछ भारीपन सा लगता है, रुकने में ठीक हो जाता है, ये हार्ट की प्रॉब्लम है पक्का। लेकिन अगर कोई पेशेंट कहता है कि जी मेरे को तकलीफ़ होती है लेकिन जब मैं चलता हूँ तो मैं शुरू करता हूँ तो ठीक हो जाता है, इट इज़ वेरी वेरी अनलाइकली कि हार्ट की प्रॉब्लम।
So exertion related symptoms, particularly in the center of the chest, left side of the chest, it may be right side पे भी हो सकती है, लेफ्ट बाजू में हो सकती है, राइट में हो सकती है, कई बार जॉ में होती है, कई बार ये जो हमारे ब्लेड है स्कैपुला उसके बीच में होती है, या कोई कॉम्बिनेशन हो सकता है कि यहाँ भी पेन होती है, इसके बाद लेफ्ट आर्म में भी जाती है. सो फंडामेंटली इट इज़ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो भी चीज़ कोई एक्टिविटी से करने से होती है, आराम करने से ठीक हो जाती है, वो हार्ट की प्रॉब्लम. अच्छा, आपने ये बैक पेन का बताया, तो ये तो जो लोग बहुत देर तक सिटिंग जॉब कर रहे हैं, राइट, पर वो पेन एक्सरसाइज से रिलेशन नहीं होती है फिर उसका. उनको वो बोलेंगे मेरे को होती रहती है, ये नहीं कहेंगे कि जी मेरे को सिर्फ चलने से होती है और रुकने से ठीक हो जाती है. सिमिलरली जैसे हमारे टमी के अपर पोर्शन है, बहुत लोग इसको गैस की बीमारी मानते हैं. हाँ. हिंदुस्तान में जो बहुत बड़ा मिसकंसेप्ट है कि ये गैस की बीमारी है. अब गैस की बीमारी कोई ऐसे एलोपैथी में कोई ऐसी डायग्नोस नहीं है, लेकिन अगर ये सिम्टम नए हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई उल्ट पुल्ट खाना नहीं खाया, शराब नहीं पी उस दिन, या कोई बहुत ही मिर्ची वाला खाना नहीं खाया, लेकिन ये सिम्टम आपको नए हैं और चलने में या एक्टिविटी करने में बढ़ते हैं, वो हार्ट की प्रॉब्लम है, फिर वो गैस की बीमारी नहीं है. ठीक. लेकिन कई बार ये जब सिम्टम होते हैं पर्टिकुलर टमी के ऊपर वाले पोर्शन में, इवन हमारे लिए चैलेंज हो जाता है ये पता करने के लिए कि हार्ट की है या सिर्फ स्टमक की प्रॉब्लम है, तो उसके लिए हमें टेस्ट करने पड़ते हैं. तो मैं तो यही एडवाइस करूँगा कि जब भी आपको डाउट हो, पर्टिकुलरली जब सिम्टम नए शुरू हो, ये नहीं कि मेरे 15 साल से हो रहा है, अगर 15 साल से वही चीज़ हो रही है देन हार्ट की बीमारी के चांस नहीं है, लेकिन अगर नए सिम्टम हुए हैं, इट इज़ बेटर टू गेट इट इन्वेस्टिगेट. ठीक है. अब कुछ मेरे ही ऑफिस में दोस्त हैं, सहकर्मी हैं, जो बहुत कंप्लेन करते हैं, क्योंकि मैं पर्टिकुलर इस दर्द को एक बार समझाना चाहती हूँ और खुद भी समझना चाहती हूँ कि यहाँ की दर्द आप कैसे डिफ्रेंशिएट करें. जैसे ठीक है कि चल कॉन्टिन्यूसली अगर किसी को पेन है, यहाँ है, सर की तरफ आ रहा है, या वो पेन सिर्फ आपके बैक में रहेगा. कुछ लोगों की कंप्लेंट होती है कि कोई भी पेन अगर आपकी बैक में है या शोल्डर में है, जो पेन चलता ही रहता है घंटे घंटे, वो हार्ट का नहीं होता. वो नहीं है. ठीक. आमतौर पे वो हार्ट का नहीं होता. वो नहीं है. दूसरा, जो लोग कंप्यूटर पे काम करते हैं, फॉर एग्जांपल काफ़ी उनका कंप्यूटर पे बैठना है, तो उनको गर्दन में दर्द बड़ी कॉमन है क्योंकि वो कंसंट्रेट करते रहते हैं. तो उनके लिए एक्चुअली दी बेस्ट सोल्यूशन ये है, दी बेस्ट, उनको योगा करना चाहिए. योगा करना चाहिए. ये थोड़ा सा हार्ट से हटके हो रहा है, लेकिन मैं यहाँ समझना चाहती हूँ क्या वाकई दोनों में कोई कनेक्शन है या नहीं. लिवर हमारा फैट को बर्न करने का सबसे इम्पोर्टेंट काम करता है, वो फैट को यूज़ कर रहा है, बर्न कर रहा है, शरीर से निकाल रहा है. अगर लिवर में कोई समस्या है तो ऑब्वियसली वो अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहा है. क्या लिवर में आने वाली कोई समस्या इन फ्यूचर आपके हार्ट के लिए रिस्क हो सकती है? आमतौर पे लिवर की जो प्रॉब्लम्स हैं वो हार्ट की प्रॉब्लम नहीं करती आमतौर. अच्छा. ऐसा नहीं है, क्योंकि फैट आपका ठीक से बर्न नहीं हो रहा है वहाँ पे. वो ठीक है आपकी बात, लेकिन अगर लिवर डैमेज होता है उसकी वजह से कोई हार्ट की बीमारी इतनी नहीं होती. लिवर में जैसे सिरोसिस होता है फॉर एग्जांपल, उसमें हाइपरडायनामिक सर्कुलेशन होती है, उन लोगों को अनीमिया हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है, कुछ चीज़ें होती हैं. लेकिन कॉर्नरी आर्टरी डिजीज जो ब्लॉकेज वाली बीमारी है वो नहीं हार्ट से ज़्यादा उससे रिलेटेड नहीं है. ठीक है. आपने लेकिन एक चीज़ जरूर है कि जिन लोगों का जैसे लिवर ट्रांसप्लांट किया होता है या किडनी ट्रांसप्लांट किया है, इन लोगों को हम ऐसी दवाई पे रखते हैं जो इम्यूनिटी को सप्रेस करती है, जैसे कार्टिकोस्टेरॉइड्स हैं, इम्यूनोसप्रेशन कहते हैं. इम्यूनोसप्रेशन जो पेशेंट लेते हैं उनकी हार्ट वाली नाड़ियों में ब्लॉकेज ज़्यादा होते हैं. जैसे पोस्ट ट्रांसप्लांट जितने भी पेशेंट हैं उनकी कॉर्नरी आर्टरी डिजीज ज़्यादा होती है. ठीक है. एक आपने अभी शरीर में दर्द की बात की थी, तो जब मैं थोड़ा स्टडी कर रही थी इस पर, तो मुझे एक चीज़ पता चली कि पैरों में होने वाला दर्द भी कई बार आपके दिल के किसी रोग से जुड़ा हुआ हो सकता है. पैरों में जो दर्द होता है, पैरों में दर्द, अगर वही बात है, यूजली पैरों में दर्द हार्ट से रिलेटेड नहीं होता. अच्छा. नहीं होता है. नो. लेकिन अगर आपकी लेग्स में पेन होता है, जैसे लेग्स में पर्टिकुलरली आपके काफ एरिया में होता है, अगर आप चलते हो तो जब पेन होती है आपको रुकना पड़ता है, रुकने से आराम मिलता है, इसका मतलब नीचे वाली नाड़ियों में ब्लॉकेज है, उसको बोलते हैं क्लॉडिकेशन. लेकिन अगर पेन बैठे बैठे हो रहा है फुट में, तो फिर वो यूजली हार्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं होती. हाँ,
ऐसा जरूर है जैसे पर्टिकुलर जो स्मोकर हैं, जो डायबिटीज़ है उनकी लॉन्ग टर्म, उनकी कई बार इतनी ब्लॉकेज हो जाते हैं कि उनको बैठे बैठे भी दर्द पैरों में हो सकता है, उनमें तो अल्सर भी बन जाती है क्योंकि सर्कुलेशन उनकी इम्पेयर होती है, तो दे कैन गेट अल्सर। जो अल्सर ठीक भी नहीं होते ऐसे मरीजों में, कई बार बड़ा मुश्किल होता है, उनको एम्पुटेशन करना पड़ता है। हाँ, पर हार्ट से इसका कोई लेकिन अगर हाँ। बल्कि नाड़ियों वाली ब्लॉकेज में बैठे बैठे दर्द होने लग गया ना, इसका मतलब आप बहुत स्टेज आगे चले गए। ओह, ठीक। लौट के आते हैं कोलेस्ट्रॉल पर ही। कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स आते हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं, इस तरह का मैंने कुछ अभी सर्च किया था तो उसमें आया था कि कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग्स कुछ हैं, ड्रग्स उसमें हमें कहा गया, तो वो वाकई कोलेस्ट्रॉल में एक तो ये है कि जो हम फाइबर डाइट लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल दे ऑब्जॉर्ब दे टेंड टू डिक्रीज द ऑब्जॉर्प्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम द बॉडी। जैसे हम खीरा खाते हैं या ऐसी कुछ चीज़ें खाते हैं फाइबर वाली, वो ऐसे मरीजों में शुगर भी कम, ये तो डाइटरी मैनिपुलेशन हो गई। दूसरा, अपार्ट फ्रॉम एक्सरसाइज एंड चेंज ऑफ डाइट, जैसे लेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फ्राइड चीज़ें कम खाओ, कार्बोहाइड्रेट कम खाओ, मेन चीज़ ये है सबसे ज़रूरी। अगर फिर भी आपका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो आजकल बहुत मेडिसिन अवेलेबल हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकती हैं। सबसे ज़्यादा मशहूर जो मेडिसिन उसको स्टैटिन बोलते हैं, और देयर आर एटलीस्ट देयर विल बी 10-15 ट्रायल्स टू शो कि देयर इज अ लॉट ऑफ वैल्यू। अगर हम एलडीएल नीचे रखेंगे तो कार्डियक इवेंट्स कम होती है फ्यूचर में। तो ये मेडिसिन किन लोगों को लेनी चाहिए? जिनका कई बार तो क्या कि जिनको ऐसे कोई बीमारी नहीं है लेकिन उनका एलडीएल बहुत ज़्यादा है, जैसे 150-160 है, ये काफ़ी माना जाता है। हाँ। दूसरा, उनकी फैमिली में हिस्ट्री है ऑलरेडी के उनके फादर को हुई थी या उसके ब्रदर को हुई थी, उनके लिए ज़रूरी है। तीसरा, जिन मरीजों को भी एक बार बीमारी हो गई नाड़ियों में, चाहे वो 50% है, चाहे उसका स्टेंट लगा हुआ है, चाहे उसकी बाईपास, उनको तो ऑल ऑफ देम लेनी ही चाहिए, ऑल ऑफ देम, उनको सब स्टेंट लेनी ही लेनी है जी। और कुछ अब और भी नई दवाइयाँ आ गई हैं जिसमें के साइड इफ़ेक्ट बहुत कम है। ऐसी भी मेडिसिन आ गई हैं जैसे साल में 2 इंजेक्शन लगाना पड़ता है सिर्फ। इनक्लीसिरान मेडिसिन है, तो उसके साइड इफ़ेक्ट भी बहुत कम है, हालांकि एक्सपेंसिव ज़्यादा हैं। सो अब हमारे पास बहुत ऑप्शन है इन दवाइयों के। ठीक। एक हार्ट हेल्थ सप्लीमेंट्स भी बहुत मिलते हैं बाजार में, ये सारे के सारे कारगर हैं? सारे बेकार हैं, वो कुछ नहीं, वो मैं बस मैं किसी एडवाइस नहीं करता कि कोई भी सो कॉल्ड हार्ट का सप्लीमेंट लिया जाए, नंबर 1। नंबर 2, एक चीज़ मैं और समझाना चाहता हूँ यंगर जनरेशन को, जो ये मसल बिल्डिंग प्रोटीन है मार्केट में अवेलेबल हैं, दे कैन डू हार्ट अटैक, दे कैन कॉज हार्ट अटैक। सो मैं उनको, देयर आर स्टडीज, देयर आर पेपर्स टू शे दैट all these artificial muscle building protein पाउडर्स जो they can cause heart problem। तो मैं उनको एडवाइस करता हूँ कि कोई ऐसी चीज़ ना खाएं, नेचुरल खाना खाएं, नेचुरल फूड खाएं, अच्छा प्रोटीन की मात्रा यूज़ करें, पर ये आर्टिफिशियल मसल स्ट्रेंथनिंग मेडिसिन सप्लीमेंट्स पर ना जाए। तो ये किस तरह से आपके हार्ट को इफेक्ट करते हैं जो सप्लीमेंट? देयर आर केमिकल रिएक्शन, यू नो, आर्टिफिशियल थिंग विच चेंज दी बॉडी का जो इंटीरियर मिली हुआ है उसको नेगेटिवली इफेक्ट करती हैं, कई कंटेंट में शुगर बढ़ता है। सो बाई एंड लार्ज दीज प्रोडक्ट्स नहीं लेनी चाहिए। जी, आपने बात की थी हाई बीपी की, तो थोड़ा ये भी समझाएं कि ब्लड प्रेशर एक्चुअली है क्या? सबको ये तो पता है, किसी को लगता है कि शायद ब्लड फ्लो की स्पीड है, लेकिन ब्लड प्रेशर एक्चुअली क्या है और वो दिल के लिए किस तरह से खतरनाक है अगर हाई हो जाता है? देखो, ब्लड प्रेशर जो हमारी आर्टरीज में अंदर प्रेशर है उसमें कितनी एक्सपेंसाइल फोर्स है। तो अगर हम नाड़ी को फील करते हैं तो ऐसे ऐसे करती है ना, तो जब ब्लड हार्ट पंप करता है तो एक्सपेंड करती है नाड़ी, वो कितनी फोर्स है उसको ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो ब्लड प्रेशर का वैसे पता नहीं चलता जब तक हम ब्लड प्रेशर मेजर नहीं करते। इसका कई लोग बड़े गलत फहमी में हैं जी मेरे तो कोई तकलीफ नहीं, मेरे को सिर दर्द नहीं होता, मेरे को तकलीफ, मेरे को बीपी नहीं हो सकता, बिल्कुल गलत है। एक्चुअली ब्लड प्रेशर के ऑलमोस्ट 90% लोगों को कोई तकलीफ नहीं होती पहले, उनको पता ही नहीं चलता कि बीपी है, इसीलिए इसको बोलते हैं साइलेंट किलर। सो मैं रिकमेंड ये करता हूँ कि जो यंग लोग हैं जैसे 20-25 साल के हैं उनको कम से कम साल में 2 बार बीपी चेकअप कराना चाहिए, अगर नहीं है कि भी फ्यूचर में वो पकड़े जाएं टाइम पे। नहीं तो क्या होता है, बहुत सारे उनको बीपी का पता नहीं चलता, अल्टीमेटली उसको बीपी के जो साइड इफ़ेक्ट हैं, हार्ट की बीमारी
किडनी फेलियर, ब्लाइंडनेस, कई लोग तो ऐसी स्टेज में आते हैं। आज की घड़ी में इंडिया में सबसे इम्पोर्टेंट किडनी फेलियर का कारण ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ है। तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर किसी भी कॉमन इंसान के लिए क्या होगा? ये जो अडल्ट अगर हम Age 18 साल के ऊपर ले बंदे सारे पॉपुलेशन को, तो रिकमेंडेशन ये है कि 130/80 से नीचे होना चाहिए। लेकिन अगर आपकी एज 65 से ऊपर है तो अब यूरोपियन गाइडलाइन बदल गई हैं। वो यूरोपियन गाइडलाइन कहती हैं कि एज मोर देन 65 ब्लड प्रेशर 140/90 इज आल्सो ओके। लेकिन अगर आपकी उम्र 65 से नीचे है फिर गाइडलाइन है 130/80। हालांकि अमेरिकन गाइडलाइन चेंज नहीं हुई, पर ये यूरोपियन गाइडलाइंस है। ये तो हम बात कर रहे थे ब्लड प्रेशर हाई होने की। राइट। क्या किसी तरह से लो ब्लड प्रेशर भी दिल के लिए खतरनाक है? लो ब्लड प्रेशर जो है आमतौर पे वो एक्यूट सिचुएशन होती है। एक्यूट मतलब कि आपको डायरिया लग गया, आपका बीपी एकदम सही होता है, हाँ। कोई ब्लीडिंग होगी जिसमें से लो बीपी, हार्ट अटैक हो गया, लो बीपी हो गया। लो बीपी इन दैट सिचुएशन मोर डेंजरस देन हाई बीपी। अगर आपको हार्ट की वजह से लो बीपी होता है, हार्ट अटैक की, दैट मीन मच मोर डेंजरस देन हाई बीपी। क्योंकि लो बीपी का मतलब है कि हार्ट इज नॉट पंप करने के लायक नहीं है, हाँ, तो slow प्रेशर जनरेट नहीं कर रहा ना। तो अगर आपका बीपी 180 है, इसका मतलब हार्ट अभी भी उसमें जान है, दम है। तो लो बीपी मोस्टली एक्यूट सिचुएशन होती है, ये नहीं होता। हाँ, देयर आर फ्यू सिचुएशन जहाँ बीपी लो, लॉन्ग टर्म पे लो बीपी रहता है, वो बहुत कम बीमारी हैं। जैसे एक बीमारी है कोई माल न्यूट्रिशन हो, जैसे देखें ना आप, कोई बहुत ही माल न्यूट्रिशन हो, उनका बीपी लो रहेगा। फिर एक बीमारी है जिसमें कि हमारी एड्रिनल ग्लैंड होती है जो कि स्टीरॉयड पैदा करती है, अगर उसकी डेफिशिएंसी होवे तो लो बीपी रह सकता है। बाय एंड लार्ज क्रॉनिक लो बीपी जो है ऑन ए लॉन्ग टर्म बहुत कम बीमारी है। महिलाओं में जैसे एचबी कम होता है, कुछ ऐसी हैं जो कि एनीमिक हैं, जिन्हें बीटा थैलेसीमिया या कुछ ऐसी बीमारियां, उनमें लो बीपी रहने बीपी नहीं लो होगा, बीपी अलग चीज है, अनीमिया अलग चीज चक्कर है। आना वो उसकी वजह दूसरी है। राइट राइट। वैसे तो जो लो बीपी की डेफिनेशन है, अगर बीपी 90 ऊपर वाला 90 से नीचे उसको लो बीपी कहते हैं। लेकिन अगर लेट्स से कोई 15 साल की लड़की है, उसका बीपी ऊपर वाला 80 है और 85 है, लेकिन उसको प्रॉब्लम कोई नहीं, तो वो बीपी उसके लिए नॉर्मल है। नॉर्मल है। ठीक है। आपने बीच में कहा था कि औरतों को भी हार्ट अटैक आ रहा है, पहले इतना नहीं होता था। क्या रीजन है कि महिलाओं में हार्ट अटैक के केसेस उतने नहीं? राइट, ये भी मेरा ख्याल में जो मेन चीज़ है, एक तो अब लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इतनी, मतलब कि लाइफस्टाइल इतना गड़बड़ हो गया। दूसरा, अब महिलाएं भी काम में आ गई हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती हैं, उसका अपना स्ट्रेस है। फिर जब ये लोग काम करते हैं, जैसे कई लोग रात को काम करते हैं क्योंकि अमेरिका में दिन होता है उस वक्त, तो ये उल्ट पुल्ट खाना भी खाते हैं, पिज़्ज़ा मंगा लिया, पिज़्ज़ा खा लिया, प्लस ऑन द टॉप ऑफ दैट टारगेट है इनके कि मैंने ये काम करना है, वो काम करना है। दूसरा जो एक चीज़ नई चीज़ हुई है इंडिया में कि डायबिटीज़ की इंसिडेंस बहुत बढ़ गया है। तो डायबिटीज़ यंग लेडीज़ में भी मैं देखता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। सो मल्टीपलिसिटी के फैक्टर्स हैं। अगर मैं कहूँगा, अगर एक चीज़ सबसे ज़्यादा खतरनाक हो रही है सारी वर्ल्ड में, नॉट ओनली इन इंडिया, इट इज़ ओबेसिटी। वेट बढ़ रहा है, मतलब सबसे ज़्यादा जो एपिडेमिक है दुनिया में वो है ओबेसिटी, ओवर वेट। एक्चुअली दी ओबेसिटी एसोसिएशन ऑफ द वर्ल्ड जो है, उनकी जो प्रेडिक्शन है कि बाई 2050 50% ऑफ द पीपल विल बी ओबीज इन द वर्ल्ड। 50% लोगों का वेट ज़्यादा होगा। तो ओबीज लोगों में हार्ट के मामले, उनके सारी प्रॉब्लम ज़्यादा, डायबिटीज ज़्यादा होगी, हार्ट की बीमारी ज़्यादा होगी, नीज की प्रॉब्लम ज़्यादा होएगी। तो उनको तो ऑल स्पेक्ट्रम सभी चीज़ों पे ध्यान रखना होगा उन्हें। जी। आपने कई बार इस शब्द को बोला और आपने बहुत ज़्यादा मुखर होकर बोला भी कि डायबिटीज़ जो है वो आपके हार्ट के लिए ठीक नहीं है। तो बढ़ा हुआ शुगर दिल के लिए किस तरह से खतरनाक है? सेम, बिकॉज डायबिटीज से हार्ट की प्रॉब्लम होती है। डायबिटीज में की वजह से नाड़ियों में ब्लॉकेज आती है। नॉट ओनली दैट, जो डायबिटीज में जो आपने इंसुलिन से इसे कनेक्ट किया था कि इंसुलिन ज़्यादा रिलीज होगा। बिल्कुल। सो जो मेटाबॉलिक जो डिसऑर्डर है ये सारा का सारा, सो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर सारी बॉडी में ऐसा होता है कि एथेरोस्क्लेरोसिस शुरू हो जाता है, नाड़ियों में ब्लॉकेज शुरू हो जाते हैं। नॉट ओनली दैट,
हार्ट का मसल है, कई बार डायबिटीज़ के कमज़ोर हो जाता है, हालांकि नाड़ी में प्रॉब्लम ना भी होगी, उसको डायबिटिक कार्डियोमायोपैथी कहते हैं। सो डायबिटीज़ तो बेसिकली नॉट ओनली फॉर हार्ट, सारी जिस्म के लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। हार्ट के लिए तो पर्टिकुलरली बहुत खतरनाक चीज़ है। तो ये कह सकते हैं कि नमक से ज़्यादा चीनी जो है वो आपके दिल के लिए खतरनाक है? बिल्कुल 100% सही है, क्योंकि नमक शायद आप स्वेटिंग से निकाल भी Right, सकते right. हैं, लेकिन शुगर जो है वो घूमता बिल्कुल। है। शुगर, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स आर मोर डेंजरस। ठीक। ओबीज लोग वेट तो मेंटेन करें ही करें, किन चीज़ों का ध्यान रखें जिनका वेट ज़्यादा है कि वो अपने खतरे को कुछ हद तक कम कर देखो बेसिकली बात यह है कि उनको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जब भी कोई चीज़ खाते हैं उनके मन में ये चाहिए कि इसमें कैलोरी कितनी है। जैसे फॉर एग्जांपल आप चाहे घी की 2 कटोरी खा लो, उसमें कैलोरी कम है। अगर आपने 2 गुलाब जामुन खा लिए उसमें कैलोरी ज़्यादा है। सो कैलोरी कंटेंट देखना हमने किस चीज़ में है। जब भी खाते हैं आप, तो जैसे आप सलाद खाते हो, वैसे खीरा खाते हो, वो खाते हो, तर खाते हो, तो उसमें कैलोरी बहुत कम है। आप फल खाते हो, कई फल में बहुत कम कैलोरी है, जैसे एप्पल है, अमरूद है, वो कम। अगर आप वही क्वांटिटी में मैंगोज खाओगे उसमें बहुत कैलोरीज हैं। सो बेसिकली कैलोरीज पे हमने ध्यान देना। ठीक है। आप अगर थोड़ा और इसको बता पाएं अच्छे से कि अपनी दिल को स्वस्थ रखने के लिए, तंदुरुस्त रखने के लिए आपको क्या खाना चाहिए और किन चीज़ों से आपको परहेज करना चाहिए? सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपका बाई एंड लार्ज, देखो हम इंडिया में कहते हैं आयुर्वेदा, पुराना जो हमारा कल्चर है, आयुर्वेदा डजंट मीन ओनली मेडिसिन्स। हम लोग समझते हैं कि जड़ी बूटियाँ देते हैं। आयुर्वेदा मीन्स हेल्दी लाइफस्टाइल। अगर हमारा हेल्दी लाइफस्टाइल हो, रेगुलर एक्सरसाइज करें, वेट को अपने को कंट्रोल करें, घर का खाना खाएं, जो सीजनल फ्रूट्स खाएं, सीजनल ग्रीन वेजिटेबल, जो कंपोनेंट है मतलब के वेजिटेबल का, फ्रूट्स का, वो सफिशेंट चाहिए। और सिमिलरली जो प्रोटीन कंपोनेंट चाहिए, जैसे अगर आपका वेट 60 ग्राम है तो कम से कम 60 ग्राम प्रोटीन उसको चाहिए, तो प्रोटीन का कंपोनेंट बढ़ाना चाहिए। अच्छा, सो दिस इज ऑल जो स्टोर वाले फूड है ना, जैसे स्टोर में पड़े हैं, उनको अवॉइड करना चाहिए। जो सीजनल फ्रूट आजकल आ रहे हैं उनको लेना चाहिए। सब्जियां भी, वेजिटेबल्स आर वेरी गुड, कलर्ड वेजिटेबल्स आर वेरी गुड। जैसे जितना जो कलर्ड है ना सब्सटेंसेस, जैसे वो है अपना एक येलो कद्दू होता है जैसे, दे हैव लॉट ऑफ गुड थिंग्स इन दैट। आजकल तो हर सीजन में हर फल मिल रहा है, सर्दियों का गर्मियों में, गर्मियों का सर्दियों में। बिल्कुल ठीक है, वो उसके मैं बेसिकली खिलाफ हूँ, क्योंकि वो स्टोर से जो चीज़ निकली है वो चीज़ नहीं है जो कि नेचुरल मिलती है आपके। प्राइमरी तो आपको चाहिए कि फ्रॉम दी किचन, फ्रॉम दी गार्डन टू किचन आप मतलब कि आपकी ज़मीन से जो चीज़ पैदा होती है उसको कहीं स्टोर ना किया जाए, सीधा वो किचन में जाए। इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी, मुझे भी इसके बारे में कुछ दिन पहले ही पता चला है। ये क्या है और किस तरह से आपके दिल के जो बड़े खतरे हैं उनको टालने में मदद कर सकते हैं? जब हम हार्ट की बीमारी की बात करते हैं तो बीमारियां बहुत किस्म की होती है, एक तरह की नहीं, हार्ट अटैक नहीं होते। जैसे कंजेंटल हार्ट डिजीज़ है, बच्चा पैदा होता है उसकी हार्ट में प्रॉब्लम है। फिर एक बीमारी है रोमैटिक हार्ट डिजीज़, इंडिया में अभी भी कॉमन है। रोमैटिक फीवर होता है जो कि कॉम्प्लिकेशन ऑफ स्ट्रेप्टोकॉकस सोर थ्रोट की वजह से होता है। उसमें हार्ट के वेल्व्स डैमेज हो जाते हैं और यंग लोगों को होता है ये, उसको बोलते हैं रोमैटिक हार्ट डिजीज़। फिर हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज़, हाइपरटेंशन की वजह से। फिर कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़। फिर एक बीमारी है जो हार्ट के मसल की बीमारी है, हार्ट नाड़ियों में कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको बोलते हैं कार्डियोमायोपैथी। ऐसे ही अगर हार्ट के 100 मरीज हैं, कोई 15% लोगों को हार्ट की रिदम की प्रॉब्लम है। नॉर्मली जो आदमी का हार्ट रेट है, बैठे बैठे जो अब सिटिंग की बात कर रहे हैं हम, रेस्टिंग हार्ट रेट जो है हम लेते हैं नॉर्मल 60 to 100। अगर 100 से ज़्यादा है तो उसको टैकीकार्डिया बोलते हैं, अगर 60 से नीचे है तो ब्रेडिकार्डिया कहते हैं। लेकिन दोनों ब्रेडिकार्डिया और टैकीकार्डिया फिजियोलॉजिकल भी हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम सो रहे हैं तो हमारा हार्ट रेट 40 भी हो सकता है। अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमारा रेट 110, 120, 150 भी जाएगा। लेकिन अगर फिजियोलॉजिकल रीज़न नहीं है, आप बैठे हो आराम से, आपका हार्ट रेट 200 हो गया, वो नॉर्मल नहीं है। सो हार्ट रेट का पैथोलॉजिकली बढ़ जाना, पैथोलॉजिकली नीचे आ जाना, जहाँ हार्ट रेट इरेगुलर हो जाना,
जहाँ कोई कम्बिनेशन, जैसे स्लो भी है, इरेगुलर भी है, फास्ट भी है, इरेगुलर भी है, इसको जो इस ब्रांच को जो कार्डियोलॉजिस्ट डील करते हैं उनको बोलते हैं कार्डियक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट। कार्डियक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी वो ब्रांच है हार्ट की जो कि हार्ट की बिजली की बीमारियों को डील करते हैं बेसिकली। तो ये इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ये हम लोग हम हार्ट के इलेक्ट्रीशियन है। जी डॉक्टर, वो कौन से लक्षण हैं जो आपको बता सकते हैं, शुरुआती लक्षण क्या है कि आपको हार्ट अटैक आया, पसीना आ रहा है या कुछ, मतलब लोग ये ना सोच के बैठे कि सीने में गैस हो रही है, बैठे रहें और जब स्थिति बिगड़ जाए तो डॉक्टर के पास पहुंचे। जो हार्ट अटैक के जो मेन सिम्टम हैं, सबसे इम्पोर्टेंट है चेस्ट पेन। और चेस्ट पेन का मतलब ये नहीं होता कि कई बार बहुत ज़्यादा पेन भी हो सकती है, यूजली पेन काफ़ी होती है, पर कई बार इट मे नॉट बी दैट हाई, मॉडरेट पेन भी हो सकती है। तो पेन इन द सेंटर पार्ट ऑफ द चेस्ट और लेफ्ट साइड ऑफ चेस्ट और लेफ्ट आर्म और राइट आर्म और गोइंग टू द जॉ, अगर ये पेन 20 मिनट से ज़्यादा चल रही है तो आपको अज्यूम करना चाहिए कि इट इज़ हार्ट अटैक कमिंग। एक तो पेन होती है, दूसरी जो सिम्टम होता है कि आप ठीक ठाक थे, आपको ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है सडनली, और पर्टिकुलरली ये डायबिटीज़ वाले मरीजों की बड़ी कहानी है, क्योंकि उनको पेन कम होती है, क्योंकि उनके नर्व्स नम हो जाती हैं, तो उनको बहुत बार पेन नहीं पता चलता, पेन नहीं होती, माइल्ड सी पेन हो भी गई तो दे डोंट टेक नोटिस ऑफ दैट, पर उनको ब्रीदिंग डिफिकल्टी होती है, सडन ब्रीदिंग डिफिकल्टी, जैसे ऑक्सीजन नहीं मिल रही है आपको, और कई बार बेहोशी हो जाती है, बल्कि पीपल कैन बिकम अनकॉन्शियस बिकॉज ऑफ बीपी गोइंग लो, और समटाइम्स हार्ट ब्लॉक हो सकता है। फंडामेंटली ये है कि अगर ये आपको तकलीफ कोई 20 मिनट से ज़्यादा चल रही है तो उसको आपको हार्ट अटैक समझना चाहिए, और एक ही तरीका है उसका पता करने के कि नियरेस्ट पॉसिबल सेंटर जाके ईसीजी कराइए, ईसीजी से पता चलेगा। ठीक है, अगर आपके सामने किसी को ये सिम्टम आए हैं और आप समझ पा रहे हैं कि ये दिल से जुड़ी कोई समस्या है, तो जो साथ में है उनको क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। अगर आपको ये लगता है कि भाई ये इसको पेन हो रही है, ब्रीदिंग की प्रॉब्लम हो रही है, कि हार्ट अटैक हो सकता है, तो अगर पॉसिबल हो सबसे पहले तो उसको 300 मिलीग्राम एस्प्रिन की गोली खिलाओ। 300 मिलीग्राम एस्प्रिन और 300 मिलीग्राम एक मेडिसिन है उसको बोलते हैं क्लोपिडोग्रेल, और 80 मिलीग्राम अटोरवास्टैटिन। हालांकि ये घरों में नहीं होता, पर कम से कम एक चीज़ आप याद रख लो, एस्प्रिन, सिंपल एस्प्रिन जो है, क्योंकि देयर आर स्टडीज टू शो कि अगर हार्ट अटैक हो रहा है, अगर आपने 300 मिलीग्राम एस्प्रिन खा रही तो मोर्टेलिटी रेट 25% कम हो जाता है एक गोली से। तो आपको ये गोलियां देनी हैं, उसके बाद आपने टाइम वेस्ट नहीं करना, उनको लेके जाइए जहाँ के उनका ईसीजी हो सकता है, ताकि डायग्नोसिस पूरा हो जाए। अगर फिर लगता है कि हार्ट अटैक है, फिर उसके 2 इलाज हैं। जो बेटर इलाज है कि उसी वक्त उसकी एंजियोप्लास्टी करी जाए, वो जो नाड़ी जो बंद हुई है उसको खोला जाए, उसको बोलते हैं प्राइमरी एंजियोप्लास्टी। अगर वो पॉसिबल नहीं है, आप ऐसी जगह जहाँ की कैथ लैब नहीं है, डॉक्टर नहीं है, या आपके पास फाइनेंशियल नहीं है, तो फिर हम मेडिसिन देते हैं जिससे कि नाड़ी में क्लॉट डिजॉल्व हो जाता है, उसको बोलते हैं थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी। और अगर अर्ली फेज में थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी दे दी जाए तो वो भी बहुत इफेक्टिव है। सो ये दोनों ट्रीटमेंट इमीडिएटली करने पड़ेंगे। मेरे इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है कि टाइम वेस्ट नहीं करना, कि जितना टाइम वेस्ट होएगा उतना हार्ट को डैमेज ज़्यादा हो जाएगा। फर्स्ट एड में ये एक होता है सीपीआर, कहते हैं कि वो लाइफ सेविंग है। सीपीआर का मतलब है कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। देखो वो सीपीआर एक बहुत बड़ा टॉपिक है, वो है उसका मतलब है कि आदमी को कार्डियक अरेस्ट हो गया, वो सीपीआर वो है। सीपीआर डजंट मीन प्राइमरी एड। ओके, फर्स्ट एड में से क्योंकि कई ऐसे भी वीडियोस देखने को मिले कि कोई गिर गए और उनको तुरंत सीपीआर दिया गया और वो ठीक हो गए। राइट, वो तो हमारी पब्लिक को तो सीपीआर पता ही नहीं क्या होती है, यू नो। वो तो बंदा बेहोश हो गया। अच्छा, बेहोशी का मतलब ये नहीं हमेशा कि कार्डियक अरेस्ट हो गया, बेहोशी के और भी कारण है। अगर उसको कार्डियक अरेस्ट हो गया फॉर एग्जांपल, फिर उसको सीपीआर की जरूरत है, नो डाउट। ठीक है, सिर्फ कार्डियक अरेस्ट में ही सीपीआर की जरूरत होती है, उसके अलावा नहीं। राइट, अगर आप फॉर एग्जांपल उसकी पेशेंट की पल्स आ रही है लेकिन बेहोश है, फिर वो कार्डियक अरेस्ट नहीं है। जो पल्स जो आदमी देख सकता है, जो या तो यहाँ से देखे, अगर बीपी लो होता है यहाँ पता नहीं चलता, तो फिर ये हमारी गर्दन की जो नाड़ी है, कैरोटिड कहते हैं, अगर इस पे हाथ रखो तो पता चल जाता है। लेकिन अगर नहीं पता चलता आपको कि इसको पल्स है कि नहीं,
फिर बेटर है ये एज्यूम करना कि इसको कार्डियक अरेस्ट है, फिर सीपीआर दो। अच्छा, आप अगर ब्रीफ में बता सकें कि सीपीआर देने का सही तरीका क्या है? देखो सीपीआर तरीका बेसिकली हम चेस्ट कंप्रेशन करते हैं। दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो हमने चेस्ट कंप्रेशन करनी है, इट शुड बी एटलीस्ट सेंटर पार्ट ऑफ द चेस्ट में हम उसको दबाते हैं 1.5 to 2 इंचेस, ये आपकी जो बोन है अंदर जानी चाहिए। बेसिकली हम हार्ट को प्रेस करके पंप करा रहे हैं, पंप करा रहे हैं। तो दूसरा कंपोनेंट होता है कि माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देते हैं, जैसे 4 कंप्रेशन ये करें, एक बार उनको माउथ टू माउथ ब्रीदिंग दे दो। लेकिन माउथ टू माउथ ब्रीदिंग हर आदमी ना तो दे सकता, दूसरी कुछ ऐसी भी बीमारियां हैं जैसे कोविड है किसी को, वो भी हो सकती है। अगर वो ना भी करो तो कम से कम आपको चेस्ट कंप्रेशन करनी चाहिए। और इन द मीन टाइम अगर कोई भी असिस्टेंस है, जहाँ इमरजेंसी नंबर है, जैसे अमेरिका वगैरह में तो नंबर होता है, हमारे पुलिस को बुला लिया जाए या कुछ बुला लिया जाए, इमीडिएटली करना चाहिए उसके लिए। पर सीपीआर एक लंबा टॉपिक है, मैं समझता हूँ कि इसको पब्लिक को सीपीआर सिखाने के लिए मैं चाहूँगा कि एक बार प्रॉपर एनडीटीवी पे मैं दिखाना चाहता हूँ कि सीपीआर कैसे करते हैं। जी ज़रूर, इसको भी आगे करेंगे। शुक्रिया डॉक्टर। तो ये थे मेरे साथ डॉक्टर टीएस क्लेयर। हमने बात की दिल से जुड़ी परेशानियों पर, उस कैसे युवा अपने दिल का ख्याल रख सकते हैं और भी लोग अपने दिल की सेहत को किस तरह से बेहतर बना सकते हैं। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ मैं अनीता शर्मा आपसे फिर मिलूंगी। तब तक अपना ख्याल रखें, सेहतमंद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और एनडीटीवी इंडिया देखते रहें।